गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करियर लॉन्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपकी ही स्पेशल डिमांड पर आपके लिए ही एक वीडियो लेकर आए हैं। 10th क्लास का ये टॉपिक है। चैप्टर 7th हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे, सीखेंगे उसको। चैप्टर का जो नाम है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब चैप्टर 7th हमने 10th क्लास से क्यों चूज किया? अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल भी उठेगा कि चैप्टर 7th ही क्यों? इतने सारे चैप्टर हमारे 10th क्लास में, टोटल 15 चैप्टर्स हमारे हैं। चैप्टर 15th में से सिर्फ और सिर्फ हमने 7th चैप्टर को ही क्यों चूज किया? उसे कई रीज़न है। पहली बात तो ये बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, जिसको जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा आप कुछ अलग पढ़ रहे हो। हमने 9th क्लास में चैप्टर 3rd किया था और चैप्टर 3rd का नाम भी सेम ही था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्योंकि 9th क्लास में हम चैप्टर 7th को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें ऐसा नहीं लगेगा जब चैप्टर 7th को पढ़ेंगे कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप 9th क्लास में चैप्टर 3rd में ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ चुके हो। वही चीज़ हम दोबारा रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे उसको। हाँ, अब बिल्कुल सेम चैप्टर तो होगा नहीं जो 9th में पढ़ा है। कुछ बेसिक चीज़ें वही रहेंगी, कुछ नया आएगा। तो चैप्टर 7th हमारा 10th क्लास का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में समझ लें कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इस चैप्टर में होगा। तो एक ब्रीफ सी इसकी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में हमारे पास टोटल 3 एक्सरसाइज मेन रहेंगी। एक हमारी एक्सरसाइज इसमें होगी, वो ऑप्शनल है। हम ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करेंगे क्योंकि सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है, उसको भी हम करेंगे। तो 3 मेन हमारी एक्सरसाइज रहेंगी इस चैप्टर में। एक ऑप्शनल एक्सरसाइज हमारे पास रहेगी, उसको भी हम करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसको समझ ले एक बार। तो इस चैप्टर में जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारे पास रहेगी, जो 7.1 हमारी एक्सरसाइज रहेगी। इस एक्सरसाइज में क्या होगा, ये किस पर डिपेंड होगी? जो 7.1 हमारी एक्सरसाइज है ये टोटली बेस्ड होगी हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला पर। ये टोटली बेस्ड रहेगी डिस्टेंस फॉर्मूला पर। इस पूरी एक्सरसाइज में हम क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला की एप्लीकेशन करनी है, उसका यूज करना है कि किस प्रकार से डिस्टेंस फॉर्मूला को हमने यूज करना है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो 7.1 हमारी इस पर डिपेंड रहेगी। जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज रहेगी 7.2। अब इस एक्सरसाइज में क्या होगा, ये जो एक्सरसाइज हमारी डिपेंड होगी, यहां पर हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, जिसको हम हिंदी में विभाजन सूत्र बोलते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास रहेगा सेक्शन फॉर्मूला, मेन हमारा ये रहेगा। इसके साथ हम इसमें जो पढ़ेंगे, एक हमारे पास रहेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला का ही पार्ट्स है, उसी का भाग है, हम करेंगे। और जो 3rd एक्सरसाइज हमारे पास रहेगी, जो एक्सरसाइज हमारे पास रहेगी 7.3, इस एक्सरसाइज में क्या होगा, ये ट्रायंगल की हमारी रहेगी मेनली एक्सरसाइज। ट्रायंगल्स के बारे में हम पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल के टाइप्स, उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करना है वो हम पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल का एरिया हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, यहाँ भी हम ट्रायंगल का एरिया ही निकालेंगे। हमने 9th क्लास में चैप्टर 12th में भी किया था, हीरोन फॉर्मूला किया था। वो फॉर्मूला स्केलन ट्रायंगल के लिए था। अगर हमें कोई स्केलन ट्रायंगल दी गई है, उसका एरिया हमने कैसे फाइंड आउट करना है वो हम 12th चैप्टर में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो इस 7.3 एक्सरसाइज में अलग क्या होगा, यहाँ पर हमें ट्रायंगल की साइड ना देकर तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इसलिए इस फॉर्मूले का जो नाम होगा वो होगा कोऑर्डिनेट फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेट फॉर्मूला। यहाँ पर हम पढ़ेंगे
कोऑर्डिनेट फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसी भी हो, किसी भी टाइप के ट्रायंगल्स हो, जब उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे तीनों पॉइंट्स के, तो हम उसका एरिया फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट फॉर्मूला की हेल्प से, जो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम यूज करेंगे। तो हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर 7 हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो चैप्टर का टाइटल है, जो नेम है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब पहले इसी को समझें। देखिए, एक्सरसाइज करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, और ज़्यादातर बच्चे भी चाहते हैं कि टीचर सीधा सीधा क्या करे, एक्सरसाइज पाए, क्वेश्चन सॉल्व करे, दैट्स ऑल। लेकिन जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, तो चैप्टर को हम नहीं समझ पाएंगे। और मैथमेटिक्स में रटना नहीं होता, क्रैम नहीं करना है, हमने समझना है चीज़ों को। और जब मैथमेटिक्स आपको समझ में आने लग जाएगा तो आपको उससे प्यार हो जाएगा, और आपके लिए फिर वो एक सब्जेक्ट ना बनकर आपका एक मित्र, दोस्त बन जाएगा। और जब दोस्त बन जाता है, दोस्त के साथ खेलने में मजा आता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम समझेंगे। यहाँ पर दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक कोऑर्डिनेट्स, एक ज्योमेट्री। पहले हम ज्योमेट्री वर्ड्स को डिफाइन करेंगे, इसको समझेंगे। ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री वर्ड्स को सुनते ही कुछ बच्चे तो उछल पड़ेंगे, व्हाट इज ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या है। बहुत सारे बच्चे मुझे पता ज्योमेट्री क्या है, मुझे पता ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री क्या है। अब वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि बचपन से वो जो सुनते आए, देखते आए हैं, ज्योमेट्री क्या है, व्हाट इज ज्योमेट्री। तो बच्चे क्या कहेंगे, सर ये ज्योमेट्री है, दिस इज ज्योमेट्री। This is not geometry. This is a geometry box to keep the geometrical instrument. यहाँ पर लिखा भी है इसमें, मैथमेटिकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये ज्योमेट्री नहीं, बच्चे इसको ज्योमेट्री समझते हैं। ये ज्योमेट्री नहीं है, ये ज्योमेट्री बॉक्स है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सेट स्क्वायर, कंपास, डिवाइडर, प्रोटेक्टर को रखते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट हमारे हैं ज्योमेट्री के, उसको हम इसमें रखते हैं, उनको रखने का एक बॉक्स है। ये ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री नहीं है। तो आइए फिर हम ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं। ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, आपको सभी को पता है। ज़्यादातर वर्ड्स हमारे या तो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए या फिर लैटिन से लिए गए हैं। तो ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, और ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है। ज्योमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड एंड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, दैट इज जियो प्लस मीट्रेन। तो ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है, जियो प्लस मीट। जियो वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, नया आपके लिए नहीं, आप जियोग्राफी पढ़ते हो, जियोग्राफी। जियो मीन्स, अब जियो का मतलब क्या है, अर्थ, पृथ्वी। जहां भी ये जियो वर्ड आएगा, उस लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज में जियो का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो अर्थ यानी कि पृथ्वी है। और मीट्रेन का जो मतलब है टू मेजर, टू मेजर। तो अगर यहां से हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ अर्थ और अ पार्ट ऑफ अर्थ लैंड। किसी पृथ्वी के किसी भूभाग को मापने का एक मेथड है ज्योमेट्री, जो हमारी है। अब ज्योमेट्री की जो उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, वो बोलते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हमें किसी चीज़ की जरूरत होती है, उसके लिए हम हाथ पैर चलाते हैं, कोशिश करते हैं, और कुछ नया हो जाता है। जैसे आग की खोज हुई थी, आग की खोज ये बैठ के नहीं की थी, मैंने आज बैठ के आग की खोज करनी है, नहीं हुई थी। तो ज्योमेट्री का उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति भी कुछ ऐसे ही हुई है कि जब लैंड को मापने की जरूरत पड़ी, उस टाइम हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ऐसा कुछ हमारे पास नहीं था, तो ज्योमेट्री की उत्पत्ति हुई। अब ज्योमेट्री आज के टाइम में, ज्योमेट्री सिर्फ एक ये ब्रॉड कंसेप्ट बन चुका है। ज्योमेट्री इज नॉट अ
ओनली द मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ज्योमेट्री एक ब्रॉड कंसेप्ट, एक हमारा मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, एक पार्ट्स है। हम ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में क्या क्या करते हैं, जो भी आप ज्योमेट्री में क्या क्या आएगा आपका, पॉइंट से लेकर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रेटर, जो भी हम पढ़ते हैं सब कुछ क्या है, ज्योमेट्री का ही पार्ट्स है। तो ज्योमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड है। देखिए अब एक्सरसाइज तो हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब जो सीबीएसई ने जो पैटर्न चेंज किया है, जो एग्जाम पैटर्न चेंज किया है पिछले ईयर से ही, तो वहाँ पर इस चैप्टर पर केस स्टडी आती है, और केस स्टडी में आपसे बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स से क्वेश्चन ज़्यादा अब इस चैप्टर के आते हैं, तो हमें चैप्टर को अच्छे से समझना, रटना नहीं है, समझना है। अगर आपको इस चैप्टर की जो ब्रीफ समरी है, जो इसका डिस्क्रिप्शन है, वो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आप चुटकियों में कर सकते हो। तो ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है। जियो मीन्स अर्थ और मीटरेन टू मेजर, किसी चीज़ को मापना। तो पृथ्वी को मापने या उसके किसी भाग को मापने के लिए इसकी उत्पत्ति हुई थी। आज ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, जैसे हम अलजेब्रा पढ़ते हैं, अर्थमेटिक पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, तो उसी प्रकार से एक मैथमेटिक्स की ब्रांच बन चुकी है। और उसके बाद आता हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड लिखा है वो है कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट्स क्या है, अब हम समझते हैं कोऑर्डिनेट्स को। कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखिए पहले हम इसको मैथमेटिकली समझने के बजाय हम समझते हैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज में इसका क्या मतलब है। बाद में बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, क्या होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स। जहाँ तक मुझे पता है इंग्लिश लैंग्वेज में कोऑर्डिनेट्स का मतलब है तालमेल, दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में तालमेल स्थापित करना, मिलकर काम करना। तो जहाँ तक मुझे पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करें, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बात करें, तो कोऑर्डिनेट का मतलब है मिलजुल कर काम करना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में तालमेल, वस्तुओं के बीच में तालमेल बिठाना। अब यहाँ पर कौन सा तालमेल होगा, अब यहाँ पर कौन सा तालमेल होगा, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसका तालमेल करेंगे। अब ज्योमेट्री का अभी हमने जैसे जिक्र किया, ज्योमेट्री में हम लाइन, लाइन सेगमेंट, पॉइंट्स, रे, एंगल, ट्रायंगल, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो तालमेल होगा लाइंस, एंगल्स, उनके बीच में होगा, लाइंस के, स्पेशली लाइन के बीच में रहेगा। यहाँ पर एक प्लेन सरफेस पर लाइंस के बीच में क्या तालमेल हो, क्या रिलेशन रहेगा, वो हम इसमें पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है 7th, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो तालमेल यहाँ पर क्या होगा, लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच में एक प्लेन सरफेस पर तालमेल रहेगा। अब बात करते हैं मैथमेटिकली, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हम समझेंगे। अब 9th क्लास में क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो जब भी किसी पॉइंट को लोकेट करना होता है, किसी पॉइंट की पोजीशन हमें दिखानी होती है, तो हम क्या करते हैं, दो लाइन की हेल्प लेते हैं। क्या करते हैं उसके लिए, दो लाइंस की हम हेल्प लेंगे। एक लाइन आपकी रहेगी हॉरिजॉन्टल लाइन और सेकंड आपकी रहेगी वर्टिकल लाइन। दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर लाइन, ध्यान रखें, दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर लाइन। अब बात आती है परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं, जो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, उन लाइंस को हम कहेंगे, कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइंस। यानी कि यहां पर जो ये एंगल बनाएंगी, ये एंगल आपका क्या होगा, राइट एंगल। राइट एंगल मींस 90 डिग्री का एंगल यहां पर ये बनाएंगी। अब इन दो लाइंस का क्या नाम होगा, या तो हमने इसको वैसे देख लिया, अभी एक लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक आपकी वर्टिकल है, ये हमारी वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। जो वर्टिकल लाइन है उसको हम कहेंगे वाई एक्सिस, और जो हमारी
देखिए हॉरिजेंटल लाइन है उसको क्या कहेंगे हम, एक्स एक्सिस, और इधर हमने लगाया एक्स डैश, यहां पर हमने लिखा वाई डैश। ये क्या है? अब बात करते हैं पहले जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर दिस पॉइंट इज कॉल्ड, इस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? ओरिजिन। जहां पर दोनों लाइनें, जो दो परपेंडिकुलर लाइंस आपको दिखाई दे रही है, जहां पर ये लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट्स को हम कहेंगे ओरिजिन। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने ग्राफ जब भी हम बनाते हैं, हमने 8th क्लास में किया, 9th में किया, 10th में भी किया है, अभी भी करेंगे, तो इसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन। कंप्लीटली को, इसे कंप्लीट आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, और इसको आप ग्राफ भी बोल सकते हो, इसको हम ग्राफ भी बोल सकते हैं। अब ये जो दो लाइनें हैं, इसने इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में। इन 4 पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? ईच पार्ट इज अ क्वाड्रेंट। ईच पार्ट इज अ क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट को हम कैसे, इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? हम एंटी क्लॉक चलते हैं। ध्यान रखना है, घड़ी की सुई हमारी ऐसे चलेगी, हम घड़ी के एंटी क्लॉक चलेंगे। अब ये हमारा जो रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होगा सेकंड एंटी क्लॉक, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए इन चीज़ों का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे, बच्चों को यही नहीं पता होता, कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर है तो उसको कैसे हमें लोकेट करना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज जब आपने ये चीज़ समझ ली अच्छे से, तो एक्सरसाइज तो आप अपने आप ही चुटकियों में कर लोगे। अब बात करते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जब ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर 1 यूनिट, इसको डिवाइड कर लेते हैं इस प्रकार से, एंड सो ऑन। यहां पर भी ठीक है, जो हमने यहां पर ये x डैश और x लिखा था, अब इनका क्या मीनिंग है? जहां पर हमने x डैश लिखा है, ये नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर हम राइट साइड में मूव करते हैं तो ये वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। अगर हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो ये डिक्रीज होगी। यहाँ पर आपके नेगेटिव नंबर्स आएंगे -1, -2, -3 एंड -4। इस प्रकार से आपके नेगेटिव नंबर्स यहाँ पर आएंगे। तो जो आपका OX डैश है वो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। उसी प्रकार से जो हमारा OX है ये पॉजिटिव नंबर को करेगा। ऐसे ही जो OY है ये हमारा पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारे पास ये दिया था OY डैश ये नेगेटिव नंबर्स को शो करेगा। यहाँ पर आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे -1, -2, -3, -4 एंड सो। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेट्स क्या है। जो हमारा चैप्टर का जो टाइटल है, जो नेम है कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स क्या है, ध्यान दे इस बात पर। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे? किसी भी पॉइंट्स के, हम कोई पॉइंट यहां पर लोकेट कर लेते हैं। मैंने एक पॉइंट यहां पर लिया, इसको मैंने P पॉइंट से, ये भी ध्यान रखें जब भी हम पॉइंट्स को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। पॉइंट का नाम जब भी लिखेंगे कैपिटल लेटर से लिखेंगे, लेकिन अगर लाइन का, एक पूरी लाइन का नाम लिखना हो उसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो हमने एक P पॉइंट लिया। अब इस P पॉइंट की Y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? हमने पहले बताया था जो हमारी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको हम क्या कहेंगे? एक्सिस। क्या कहेंगे इनको हम? एक्सिस। तो इस P पॉइंट की Y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? उसको हम कहेंगे x कोऑर्डिनेट। ध्यान दें
पी पॉइंट की, कोई भी पॉइंट है किसी भी आपका क्वाड्रेंट में हो सकता है, कि जरूरी नहीं कि फर्स्ट में ही लाई करे, वो आपका किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, लाइन पर भी हो सकता है। तो इस पी पॉइंट की इस वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, और जो इस पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, अब यहां पर हम इस पॉइंट पर यहां से मूव करेंगे तो 1 2 3 4, तो इस एक्स एक्सिस से पॉइंट की क्या डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट, और इसको हम पेयर में लिखते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, पहले एक्स और फिर वाई। जब भी हम इस प्रकार इसको लिखते हैं, जो फर्स्ट आपका होगा वो होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड हमारा रहेगा वाई कोऑर्डिनेट। इनका एक नाम और हमने 9th क्लास में किया था, याद हो तो आपको। इस एक्स एक्सिस को हम एक नाम से और पुकारते हैं, उसको बोलते हैं एब्सिसा, ABSISSA, एब्सिसा। और जो वाई कोऑर्डिनेट उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, ध्यान रखें कोऑर्डिनेट अलग है, ऑर्डिनेट क्या है, जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है उसका एक और नाम है ऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स को हम कहेंगे एब्सिसा और वाई को कहेंगे हम ऑर्डिनेट्स कहेंगे। और इसको जब भी हम पेयर में आएगा, पेयर में लिखा जाएगा, तो हम इसको इस स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है 4 क्वाड्रेंट्स की, जो हमने यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स ड्रा किए गए हैं। अब वैसे तो हम पहले कर चुके हैं चीजें, लेकिन इसका रिवीजन बहुत जरूरी है, इसका रिवीजन हम करें। अब हमने ये समझ लिया कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, किसी पॉइंट की वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स। अब फर्स्ट, अब यहां पर हम इसको पॉइंट को देख लेते हैं एक बार। ये पॉइंट क्या बना हमारा, अब इसकी y से डिस्टेंस क्या है 3, y से डिस्टेंस क्या हमारी 3, और जो x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 4, तो ये हमारे क्या बन गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अब यहां पर एक आपने बात ध्यान दी हो तो दोनों आपके पॉजिटिव है, दोनों आपके क्या है पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो हमारे दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, दोनों हमारे क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहां पर भी हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, क्या हो, अब यहां पर देखिए इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, y से डिस्टेंस -4 और x से डिस्टेंस 3। अब यहां पर देखिए ये क्या वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब यहां पर x कोऑर्डिनेट्स हमारा नेगेटिव आया है और y हमारा पॉजिटिव है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स हमारे आएंगे, जो भी क्वाड्रेंट हमारे रहेंगे, यहां पर जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उसमें क्या होगा, यहां पर x आपका नेगेटिव रहेगा और y हमारा पॉजिटिव रहेगा। चलिए अब इस थर्ड क्वाड्रेंट को चेक कर लेते हैं, यहां पर क्या रहेगा, यहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, कोई r पॉइंट कुछ भी ले लें हम। यहां पर मैंने एक पॉइंट यहां पर ले लिया, आपकी बार इसको मैंने r पॉइंट लेट कर लिया। अब देखो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे अब तो क्या बनेंगे -2 और -2। अब यहां पर दोनों नेगेटिव आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो नेगेटिव रहेंगे, यानी कि माइनस में आएंगे दोनों क्वाड्रेंट। दो के हम पहले बात कर चुके हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके दोनों नेगेटिव रहेंगे। अब इस फोर्थ में चेक करते हैं यहां पर क्या होगा, कोई एक पॉइंट और हम लोकेट कर लें अपनी मर्जी से कुछ भी। अब मैंने एक पॉइंट यहां पर ले लिया, इसको मैंने P Q R S T कुछ भी नाम इसका रखी है, लेकिन पॉइंट्स को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पॉइंट्स के जो S पॉइंट हमने लेट किया है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस S पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। और जो हमारा x कोऑर्डिनेट उसको हम क्या कहेंगे एब्सिसा, क्या कहेंगे उसको एब्सिसा। और जो सेकंड हमारा है उसको कहेंगे हम ऑर्डिनेट, क्या कहेंगे उसको ऑर्डिनेट। चलिए अब हमें फोर्थ का भी पता चल गया, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारे पास आएंगे यहां पर दोनों जो आपके रहेंगे कैसे रहेंगे, यहां पर जो x है वो नेगेटिव रहेगा
और जो y है वो पॉजिटिव रहेगा। ये तो हमने ये समझ लिया कि इन चारों क्वाड्रेंट्स में एंटी क्लॉक, ध्यान रखें इनको हम कैसे करेंगे, एंटी क्लॉक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स x और y पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे x नेगेटिव रहेगा और y हमारा पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, यहां पर दोनों ही x और y कोऑर्डिनेट हमारे नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ की बात करें, फोर्थ में हमारा जो x, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ में हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी कोऑर्डिनेट्स की वो पॉजिटिव रहेगी और y की हमारी नेगेटिव रहेगी। अब बात आती है, तो हमने समझ लिया कि क्वाड्रेंट्स में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू क्या होगी। अब बात आती है कि पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया 0,5, कोऑर्डिनेट्स हमारे 0,5, तो ये कहाँ पर लाई करेंगे, किस क्वाड्रेंट में आएंगे। अब जो हमारा x कोऑर्डिनेट है, जो एब्सिस्सा है वो 0 है और जो y हमारा है वो 5 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोऑर्डिनेट्स हमारे आपको दिखाई दे रहे हैं ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे, ये लाइन पर लाई करेंगे। अब यहाँ पर अब सिंपल से समझ लिया आप क्या, जब हम इस लाइन पर मूव करते हैं x एक्सिस पर, अब एक और बात यहाँ पर समझ लें, अब हमने शुरू में किया था जहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट का नाम क्या था, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट का नाम क्या था हमारा, ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या रहेंगे, 0, 0, क्योंकि यहाँ पर जब अब यहाँ पर इस पॉइंट पर हम हैं तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट्स भी 0 हमारा है और y भी हमारा 0 रहेगा, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी। अगर हम इस ओरिजिन से राइट साइड में x एक्सिस में मूव करना शुरू करते हैं तो x की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी, अगर लेफ्ट साइड में मूव करना शुरू करते हैं तो x की वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी। उसी प्रकार अगर हम इस ओरिजिन से अपवर्ड ऊपर की तरफ चलेंगे तो y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम इस पॉइंट से नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स चलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। अब इन दोनों के बीच में एक चीज हमें समझनी है, जब इस लाइन पर आप कहीं भी मूव कर रहे हैं लेफ्ट राइट में, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन x की वैल्यू चेंज होती रहेगी लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट मींस यानी कि y की वैल्यू इस लाइन पर हम कहीं भी लें 0 रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में तो वहां पर आपको दिया जाएगा पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत जरूरी है हमें समझना इस टॉपिक को कि जब इस लाइन पर हम मूव करेंगे किस पर, x एक्सिस पर, तो x की वैल्यू चेंज होगी, वो या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, लेकिन चेंज होगी, सेम नहीं रहेगी। लेकिन यहां पर y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 0। तो इस पॉइंट को जब जनरली रिप्रेजेंट कर कैसे करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर पॉइंट को लेना है तो इस पॉइंट को मैं लिखूँ कैसे, x 0। तो इस प्रकार से इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करेंगे। और वही बात आती है y एक्सिस की, जब y पर हम मूव करना शुरू करते हैं किसी पॉइंट्स पर ओरिजिन से अपवर्ड या डाउनवर्ड्स, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अब y की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, y की वैल्यू चेंज होगी, यहां पर y की वैल्यू चेंज होगी और x जो हमारा वो 0 रहेगा, क्योंकि यहां पर ओरिजिन के जो हमने अभी किया था कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स है 0, 0 है, यहां पर इसकी वैल्यू 0 है। इस लाइन पर पॉइंट कहीं भी आपका, हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया तो यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेट्स बनेगा वो रहेगा 0 y, यानी कि x हमारा 0 रहेगा और y हमारा चेंज होता रहेगा। y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, 3, 2, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, तो वो हमारे पास रहेगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा है कोऑर्डिनेट्स। पहली बात हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स क्या है, किसी भी पॉइंट्स की, चाहे वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं भी लाई करता लाइन पर है, उसकी y और x एक्सिस से तो डिस्टेंस है, उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स। जब लिखते समय ध्यान रखें जो फर्स्ट आपका होगा हमेशा क्या होगा, वो आपका x कोऑर्डिनेट होगा और सेकंड आपका आएगा वो आपका y कोऑर्डिनेट रहेगा। और इस x कोऑर्डिनेट को हम एक नाम और हमारा होता है, क्या बोलते हैं इसको, और इसको जो हमारा x एब्सिस्सा इसको कहेंगे और जो y कोऑर्डिनेट उसको हम
ऑर्डिनेट कहेंगे। अब क्योंकि इस चैप्टर पर अब केस स्टडी के क्वेश्चन हमारे आते हैं, जो पैटर्न अभी चेंज हो चुका है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि एक पॉइंट आपको दिया जाए, कोई भी पॉइंट आपको, मान लीजिए हमने पॉइंट लिया, ये कोऑर्डिनेट्स हमने लिए, कोई पॉइंट आपका हो सकता है, कहता है ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब ग्राफ बनाकर नहीं देखेंगे हम पेपर में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, तो इसके लिए हम ग्राफ थोड़ा बनाएंगे भी, ग्राफ बना के देखें कहाँ पर लाई करता है, नहीं। आपने इनको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आपके कोऑर्डिनेट होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट में लाई करेंगे, हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम चेक करें सेकंड में, कोई और पॉइंट हम ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर ले लिया -3 -2, बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। किस में होते हैं दोनों, हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों आपके नेगेटिव होंगे तो ये थर्ड में लाई करेगा। ऐसे ही हम फोर्थ को चेक कर सकते हैं। और अगर कोई पॉइंट हमें इस प्रकार दिया जिसमें से एक कोई भी कोऑर्डिनेट आपका 0 है, अगर एक आपका कोई भी कोऑर्डिनेट 0 है तो इट मींस वो इनमें से किसी में लाई नहीं करेगा। वो कहाँ पर लाई करेगा, वो इन एक्सिस पर लाई करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो अब हमने ये लिया 5 0, यहाँ पर आपका y कोऑर्डिनेट 0 है। अब हमने स्टार्टिंग में किया था, जब इस लाइन पर मूव करेंगे तो हमारा y 0 रहेगा, x हमारा चेंज होगा, तो ये कहाँ पर आएगा, ये आपको x कोऑर्डिनेट दे रखा है तो आपका यहाँ पर लाई करेगा, इस पॉइंट पर, यहाँ पर लाई करेगा। तो हमारा कहाँ पर लाई करेगा, इस x एक्सिस पर लाई करेगा। अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं 0 5, तो कहाँ पर लाई करेगा, फिर y पर लाई करेगा। तो अब इसमें किस प्रकार के और क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं उसको कोशिश करते हैं समझने की। चलिए देखिए, अभी हमने क्या क्या पढ़ा है। इन दो लाइंस का नाम क्या है, एक जो आपको दिखाई दे रही है वर्टिकल लाइन y एक्सिस आपका रहेगा, और जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी वो रहेगी x एक्सिस। अब बात आती है, हमने कोऑर्डिनेट्स को समझ लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन जो 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। अब आपको एक पॉइंट दिया गया है, हमने एक पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए। अब आपको क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, या फिर y एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या, y से डिस्टेंस पूछिए। ध्यान रखिए, हमने स्टार्टिंग में क्या था, हमारा x कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड, ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स हमारी जो डिस्टेंस रहेगी। अब जब ये पूछा जाए कि आपको कि इस पॉइंट की y से डिस्टेंस क्या है, तो आपने किसको, x कोऑर्डिनेट्स को लेना है। किसको लेंगे हम, x कोऑर्डिनेट्स को। अगर एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो हमारा आंसर रहेगा 3। अगर वो पूछ लेता है कि इस पॉइंट को कोई नेमिंग कर लेते हैं p पॉइंट, इस p पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, इस p पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, x से, अभी x आपका, इससे डिस्टेंस 1 2 3 4 5 यहां पर, तो इसकी y से डिस्टेंस आपकी और आपकी x से डिस्टेंस क्या रहेगी, वो हमने करनी है। देखिए एक P पॉइंट हम यहां पर ले लेते हैं 5 3। अब क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से बनता है
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। y, अब ये यहाँ पर ओरिजिन के हमने किए थे कोऑर्डिनेट 0 0 रहेंगे, यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं इस y कोऑर्डिनेट से दूर राइट साइड में, तो 1 2 3 4 5, तो क्या होगी इसकी P पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी y से वो आपकी रहेगी 5 यूनिट। अगर बात करें इस P पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, अब ये हमारा x एक्सिस है, इससे डिस्टेंस क्या होगी 1 2 3, अब क्या रहेगी हमारे पास डिस्टेंस इसकी। तो अगर हम बात करते हैं x एक्सिस से डिस्टेंस तो आपकी रहेगी 3 यूनिट। अब एक क्वेश्चन हमारे आता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इस P पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी। अब इसको हम मिला लेते हैं इस पॉइंट को, अब क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, हमने पाइथागोरस थ्योरम की हुई है, हमने पाइथागोरस थ्योरम की है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तो राइट एंगल के अपोजिट साइड रहेगी, जो लॉन्गेस्ट साइड रहेगी उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो ये साइड है हमारी इसको हम कहेंगे बेस, और ये हमारा रहेगा परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस ने रिलेशन दिया था तीनों साइड के बीच में किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, वो क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो अगर मैं आपने निकालनी है ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है इस P पॉइंट, तो क्या होगी, हम यहाँ पर पाइथागोरस यूज करेंगे। अब ये डिस्टेंस क्या हमारे पास 5 यूनिट, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है 5 यूनिट, और ये हमारे पास है 3, तो पाइथागोरस यूज करोगे तो क्या होगा, ये डिस्टेंस इस पॉइंट को हमने P लिया है तो OP जो डिस्टेंस आपके पास रही क्या होगी 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो 5 का स्क्वायर हमारा होगा 25, 3 का स्क्वायर होगा 9, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 25 प्लस 9 34। इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके पेयर नहीं बनेंगे, तो ये हमारी इसकी डिस्टेंस निकल जाएगी। किसी पॉइंट से ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हम किसी पॉइंट की, या फिर x या y से निकालनी, तो ध्यान रखिए जब ओरिजिन से निकालनी है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे पहले, पाइथागोरस यूज करनी हमने। और जब किसी पॉइंट की x या y से डिस्टेंस पूछी, उल्टा करना हमने, जब y से डिस्टेंस हमने पूछी गई है कि इस पॉइंट की y से डिस्टेंस क्या है तो हम x कोऑर्डिनेट्स को लेंगे, और जब x से डिस्टेंस पूछी है तो हम y कोऑर्डिनेट्स को लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बेस्ड रहेगी हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी करेंगे 7.1, और वो टोटली डिपेंड करेगी, हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालनी है, हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, वो हम करेंगे। तो चैप्टर 7 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है वो है डिपेंड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अब ग्राफ पर हम कहीं भी दो पॉइंट लेते हैं, ये दो पॉइंट आपके किसी भी क्वाड्रेंट में लाइन पर हो सकते हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है। तो हमारी जो एक्सरसाइज रहेगी 7.1 इस पर डिपेंड रहेगी। इसकी एप्लीकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला बना कैसे है डजेंट मैटर, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, उसको ड्राइव भी हम कर सकते हैं, लेकिन कोई इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, हमें इसकी एप्लीकेशन हमने एक्सरसाइज में यूज कैसे करना वो हम सीखेंगे। अब डिस्टेंस हमने कोई भी दो पॉइंट कहीं भी ले लीजिए, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया P, एक पॉइंट मैंने क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट मैंने पहले कहा दोनों पॉइंट्स आपके किसी भी क्वाड्रेंट में लाइन पर लाई कर सकते हैं। हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस निकालनी है, या तो हमारे पास एक मेथड है कि हम ग्राफ बनाएं, बार बार ग्राफ बनाएं और स्केल से मेजर करें, टाइम लगेगा और थोड़ा सा मुश्किल भी रहेगा, क्योंकि स्केल से जब मेजरमेंट करेंगे तो वो एग्जैक्ट नहीं होती, कम ज़्यादा हो सकती थोड़ी बहुत। तो कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला बनाया जाए कि जिससे हम इजीली किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकें, और वो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहाँ से, बना कैसे। डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से इसको ड्राइव किया गया, बनाया गया है। 25 है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मोस्टली हम ये यूज फॉर्मूला करते हैं, ये करेंगे।
जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 7.1, इस एक्सरसाइज में क्या करना है, पहला तो इसका यूज क्या होगा, कोई भी दो पॉइंट्स उनके बीच की डिस्टेंस, नाम से पता चल रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला, कि दो पॉइंट्स के बीच की, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की हमने क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। उसके बाद सेकेंडली हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करेंगे। अब कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे, ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर कौन से होंगे। 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। अब हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ये 3 पॉइंट्स हमने लिए, पी क्या हुआ, ये एक ही लाइन पर है। 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर प्रूव कैसे करेंगे, अब यहां तो हमें पता चल रहा है कि क्यू पॉइंट लाइज बिटवीन पी एंड आर, तो हम यहां पर क्या करेंगे, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पी और क्यू की डिस्टेंस, क्यू से आर की डिस्टेंस फाउंड करेंगे, और एक पी और आर की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर। अगर ये इक्वल आती है पी आर, जो टोटल डिस्टेंस हमारी थी इस लाइन सेगमेंट, अगर ये उसकी इक्वल आती है तो वी कैन से दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये इक्वल नहीं आती देन वी कैन से दैट पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। और एक हमारे पास जो लास्ट एक्सरसाइज आएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उससे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि पॉइंट्स आपके कोलिनियर है या नहीं है। उसके बाद तीसरा इसका यूज कहाँ करेंगे हम, किसका, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज हम कहाँ पर करेंगे, ट्रायंगल्स में करेंगे। ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करने के लिए भी ट्रायंगल हमारे पास किस टाइप के ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल है, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे करेंगे, अब जब ट्रायंगल की बात आई, ट्रायंगल 3 पॉइंट से मिलकर बनेगी, कोई भी 3 पॉइंट्स, और इन तीनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। तो हमने क्या करना है, हम तीनों साइड के डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, तीनों साइड की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 है उसमें करेंगे। तो क्या निकालना हमने, तो हम करेंगे ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, और एक ए सी। फिर चेक करेंगे अगर बाई चांस ये तीनों साइड आपस में इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, देन वी कैन से दैट दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर कैसे ट्रायंगल होगी हमारी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अगर इनमें से कोई भी 2 साइड इक्वल हो जाएं और एक कोई भी थर्ड साइड नॉन इक्वल हो, तो फिर क्या होगा, हमें पता, हमने 6, 7, 8 क्लास 9th में भी किया है, ट्रायंगल चैप्टर में किया। जिस ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड इक्वल होंगी उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो कौन सी ट्रायंगल आपकी होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगी। अगर तीनों ही साइड अनइक्वल, तीनों में से कोई भी आपकी इक्वल नहीं आई, तो क्या कहेंगे इसको, स्केलन ट्रायंगल। और 9th क्लास में हमने 12 चैप्टर किया था हीरोन फॉर्मूला, और हीरोन फॉर्मूला की हेल्प से ट्रायंगल जो हमारी स्केलन है उसका एरिया फाइंड आउट किया था। ये तो बात होगी ट्रायंगल्स की, 3 पॉइंट से मिलकर बनेगी ट्रायंगल, अ क्लोज फिगर। जब 4 पॉइंट्स की बात आएगी, अब हम बात करते हैं 4 पॉइंट्स की, तो क्या होगा, 4 पॉइंट जब हम लेंगे किसी प्लेन पे, उनको मिलाओगे तो एक क्लोज्ड फिगर मिलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मीन्स 4 और लेटरल मीन्स साइड, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड होंगे, इसको हम कहेंगे। तो इसको भी क्लासिफाई करना, बताना है कि किस टाइप की, हमने 9th क्लास में चैप्टर 8th में किया था, क्लासिफिकेशन इसकी की थी, ट्रेपेजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हमने वो सब किए थे। तो हमने अब, क्योंकि हमारे पास क्या दिए होंगे, इन चारों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, हमें चारों पॉइंट्स से क्या दिए होंगे, कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमें ये फाइंड आउट करना कि जो क्वाड्रिलेटरल है किस टाइप की है, ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है या स्क्वायर है, ये 4 ही हमारे पास रहेंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प लेंगे।
क्या करेंगे, चारों साइड फाइंड आउट करेंगे, AB, BC, CD और AD। अब जब आपने चैप्टर 8th 9th क्लास में किया था, अब हमने ये किया था जब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने की थी, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होंगी, यानी कि अगर हमारे पास ये कंडीशन बनती है AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड आर इक्वल, लेकिन अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल की भी इक्वल होती है। अब ये रेक्टेंगल होगी या पैरेललोग्राम बनेगी, कैसे डिसाइड करें? तो हमने प्रॉपर्टीज की थी कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या होता है, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते और रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर इनका फैसला कौन करेगा कि ये पैरेललोग्राम बनेगी या रेक्टेंगल बनेगी? डायगोनल। डायगोनल क्या होंगे, अपोजिट वर्टेक्स को मिला दीजिए, A को C से और B को D से, तो AC एंड BD आर टू डायगोनल। तो इन डायगोनल्स की लेंथ भी हम फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से, डिस्टेंस फार्मूला की। अब हम ये फाइंड करेंगे AC और BD को। अगर ये AC और BD इक्वल नहीं आते, अगर AC नॉट इक्वल टू BD, देन यू कैन से दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगी हमारे पास पैरेललोग्राम होगी, रेक्टेंगल नहीं होगी। अगर अपोजिट साइड हमारी इक्वल आ गई और ये जो डायगोनल हमारे पास है AC एंड BD, डायगोनल आपके कुछ भी हो सकते हैं, आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है क्योंकि हमने नेमिंग यहाँ पर ABCD किया है, PQRS कुछ भी नाम इसका हो सकता है। तो डायगोनल अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा, मिलाएगा, वो हमारे क्या होंगे, डायगोनल। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो यू कैन से दैट दिस क्वाड्रिलेटर इज अ रेक्टेंगल। तो क्या बन जाएगी हमारे पास, ये रेक्टेंगल। अब बात करते हैं, अब जरूरी नहीं है कि अपोजिट साइड आपकी इक्वल आए, चारों साइड भी तो इक्वल हो सकती हैं, हमारी चारों साइड भी तो इक्वल हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है कि भाई चारों साइड हमने फाइंड की AB BC CD किसकी हेल्प से, डिस्टेंस फार्मूला। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डिस्टेंस फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो अगर ये चारों साइड आपकी इक्वल आ जाती हैं, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर कि चारों साइड हमारी इक्वल है, कौन सी, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो अब आपने 9th क्लास में पढ़ा था, चारों साइड इक्वल किस किस क्वाड्रेटर में होती हैं, एक तो रोम्बस में होती है, एक स्क्वायर में। तो फिर तो रोम्बस भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर फैसला कौन करेगा, फिर बात वही आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या था, डायगोनल का। रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते और रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होंगे, और किसके होते हैं, स्क्वायर के। देखिए जो इसके हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जब 9th क्लास हमने किया था, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, तो दो ही हमारे क्वाड्रिलेटर जिसके डायगोनल इक्वल होंगे। एक तो अभी हमने डिस्कस किया था कि रेक्टेंगल के और एक स्क्वायर के। अब रेक्टेंगल तो बनेगी नहीं क्योंकि चारों साइड इक्वल आ गई, या तो रोम्बस बनेगी या फिर बनेगी आपकी स्क्वायर। अब अगर हम डायगोनल फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, अगर ये डायगोनल आपके इक्वल नहीं आते, अगर ये डायगोनल आपके इक्वल नहीं आते, तो क्या होगा, दिस इज अ रोम्बस। क्या बनेगी फिर आपकी ये रोम्बस, फिर ये आपकी रोम्बस हो जाएगी। अगर बाई चांस अगर चारों साइड भी इक्वल हो जाए और हमारे डायगोनल भी इक्वल आ जाए, तो फिर ये क्या बन जाएगी आपका स्क्वायर। क्या होगा ये स्क्वायर, तब ये स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसके अलावा आपके एक्सरसाइज में लास्ट के 3-4 क्वेश्चन है, वहां भी हम इसका यूज करेंगे। उसमें हमने इसका यूज कहां करना है, अब हमने स्टार्टिंग में जब चैप्टर की इंट्रोडक्शन की थी, वहां पर हमने किया था कोई पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर लाई करता है, वाई पर लाई करता है, और वो के लिए 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो डिस्टेंस की बात आ गई तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। जब डिस्टेंस की बात आती है तो हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसके लिए भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। अगर आपको ये चीज सारी समझ में आ चुकी है तो एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल इजी है।
बिल्कुल ईजी है। और एक्सरसाइज से मिलते जुलते आपकी बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल आपने स्वयं करने हैं। हाँ, अगर आपको किसी एग्जाम्पल में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी, हम आपके लिए फिर है ही यहाँ पर उनको सॉल्व करने के लिए। तो सिंपल सी एक्सरसाइज हमारे पास है, एक्सरसाइज हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही हमारा सफिशेंट है, इसी को आपने अच्छे से समझना है, पढ़ना है। जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी चैप्टर करवाने का फ़ायदा नहीं होगा। एक्सरसाइज तो आसान सी है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, ज्योमेट्री क्या है, जो 2 लाइन हमने ड्रा की थी उन लाइंस के नाम क्या है, ठीक है, और जो हमने क्वाड्रेंट 4 किए थे, फर्स्ट सेकंड एंटी क्लॉक, ठीक है, और एक हमने किया था जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, उनके एक नाम और भी है, एब्सिसा किसका होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, और जो ऑर्डिनेट्स हम किसको कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स को, वो रहेगा। और इस एक्सरसाइज में हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला रहेगा, वो हम करेंगे इसको। तो ये आपने ध्यान रखना है, इस वीडियो को आपने अच्छे से समझना है, देखना है, रटना नहीं है। मैथमेटिक्स को रटना नहीं है, ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स को रटना नहीं है। अगर रटोगे तो भूल जाओगे, रटोगे तो भूल जाओगे। समझना हमने, एक्सरसाइज तो हर कोई करवाता है, मैं भी करवाऊंगा, करवानी पड़ेगी, लेकिन जो चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है, जो मेन कंसेप्ट चैप्टर का है, वो हमें समझ में आना चाहिए, तभी हम चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज तो आप क्या करोगे, सर ने सम करवाया आप उसको रट लोगे, अगर कुछ चेंज करके थोड़ा सा भी क्वेश्चन में चेंज कर दिया तो आप वहीं पर अटक जाओगे। अगर चैप्टर का कंसेप्ट आपको क्लियर है तो यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी इजीली। तो इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए लास्ट तक आपका सभी का धन्यवाद। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी 7.1 एक्सरसाइज करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।